लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था बच्चों, एक बार कोई कमेंट करके बताया जल्दी से। कौन कौन से प्रीपोजिशन करवा दिए थे लास्ट क्लास में? बाय और विथ। अच्छा। क्या ये कंप्लीट हो चुके थे या रह गए थे थोड़ा बहुत? चलिए दोस्तों, आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मैं आपके सामने एक दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, जरा आप लोग बताइए इसमें कुछ एरर तो नहीं है। प्रीपोजिशन के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं दोस्तों, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि कुछ एरर है या सब सही लिखा हुआ है। दे डिपेंड ऑन। एक मिनट को, ये नहीं, ऐसे लिखना कि द स्टूडेंट्स सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड इन द टेस्ट। अच्छा, इंटरव्यू लिख लो। इन द इंटरव्यू। दूसरा लिखा हमने। बच्चों थोड़ी देर वेट कीजिए, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, बस 2 मिनट में ठीक हो जाएगी।
चलिए, तो एक बार फिर से वापस आ जाइएगा। हाँ, एक सेंटेंस मैंने लिखा आपके सामने कि सम ऑफ द स्टूडेंट हैव क्वालिफाइड इन द इंटरव्यू। एक दूसरा सेंटेंस लिखा हमने, दोस हैकर्स हैव accessed to the secret files। सेंटेंस नंबर 3, we should discuss about the politics, about the geopolitics है ना, geopolitics for the awareness। ठीक है। Most of the people do not stress on the importance healthy lifestyle। दोस्तों मैं चाहता हूँ ये 4-5 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, एक बार इनको देख लो आप लोग। और ये बताओ कि कुछ कहीं एरर नजर आ रहा है, मतलब जो हमने प्रीपोजिशन यूज किए हुए हैं इनमें, क्या वो आपको लग रहा है कि वो गलत यूज कर लिए, ये वाले प्रीपोजिशन यूज नहीं होने थे? ऐसा मतलब कुछ भी आपको एरर नजर आ रहा हो तो मैं चाहता हूँ एक बार कमेंट करो आप, फिर मैं आपको यहाँ से कुछ नई चीज सिखाने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगा आगे चल के। फटाफट से देखो जल्दी से इनको। चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो जिनमें पता नहीं है रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, हमें इसलिए पता नहीं चलता है ना, क्योंकि दोस्तों उनको हमने ट्रांसलेशन मेथड से सीखा हुआ है। जब आप चीजों को ट्रांसलेशन मेथड से सीखते हैं ना, तो वहां पर ये प्रीपोजिशन आपको सही लगेंगे। जैसे पढ़ के देखिए, सम ऑफ द स्टूडेंट हैव क्वालिफाइड इन द इंटरव्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो इंटरव्यू में क्वालिफाई हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो गलती है ना, जो एरर है वो ये है कि ये इन का यूज गलत हो गया, हमें यूज करने नहीं था। क्योंकि जो क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई वर्ड है ना, जो क्वालिफाई वर्ब है और डिस्क्वालीफाई जो वर्ब है ना दोस्तों, ये दोनों ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। ट्रांसिटिव वर्ब होती है तो इनके तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। तो ये हमने गलत प्रीपोजिशन यूज कर लिया, यूज होने नहीं था।
हमें लिखना था ऐसा, सम ऑफ द स्टूडेंट हैव क्वालिफाइड द इंटरव्यू, इतना लिखना था दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं हो कि किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगना है कि नहीं लगना है, तो आप एक काम किया करो, उसी वर्ब से क्वेश्चन पूछा करो, उसी वर्ब से क्वेश्चन पूछा करो, ये वाले व्हाट और हुम से। जब आप व्हाट और हुम से क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो जो इसके रिस्पॉन्स होते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट होते हैं दोस्तों। तो अगर व्हाट और हुम से रिस्पॉन्स मिल गया तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो प्रीपोजिशन मत यूज करना। अगर व्हाट और हुम का रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसका मतलब वहां पर वर्ब, वहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो हम प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। तो देखिए जरा, कि स्टूडेंट हैव क्वालिफाइड, तो एक बार क्वेश्चन पूछ लो कि व्हाट हैव दे क्वालिफाइड, तो आंसर आएगा द इंटरव्यू। तो व्हाट का रिस्पॉन्स सीधा इंटरव्यू आ गया, तो प्रीपोजिशन गलत हो गया। दोज हैकर्स हैव एक्सेस टू द सीक्रेट फाइल, एक्सेस कर लिया। तो दोस्तों एक्सेस कर लिया, क्या एक्सेस कर लिया, तो सीक्रेट फाइल को कर लिया। तो सीधे सीधे एक्सेस वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमें, तो ये टू हटा दो दोस्तों। ये टू हम लगा नहीं सकते, क्योंकि इस एक्सेस वर्ब के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें सीक्रेट फाइल मिल चुका है। तो हम ऑब्जेक्ट वहां पर हम प्रीपोजिशन यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने प्रीपोजिशन यूज कर लिया, तो ये प्रीपोजिशन क्या करेगा कि इसको अपना ऑब्जेक्ट बना देगा, और इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसके पास ऑब्जेक्ट रहेगा नहीं, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। वी शुड डिस्कस अबाउट द जियो पॉलिटिक्स फॉर द अवेयरनेस, हमें अब जियो पॉलिटिक्स डिस्कस करनी चाहिए, किसके लिए, अवेयरनेस के लिए। अच्छा, वी शुड डिस्कस, व्हाट शुड बी डिस्कस, हमें क्या डिस्कस करना चाहिए, तो आंसर आएगा जियो पॉलिटिक्स। तो व्हाट का रिस्पॉन्स अगर आ रहा है, तो ये प्रीपोजिशन क्यों यूज कर लिया, ये तो गलत हो गया दोस्तों, तो ये सेंटेंस में गलत हो जाएगा। अगला देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल। अच्छा, वॉट द पीपल डू नॉट स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस नहीं करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफ। तो सीधे सीधे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो ये गलत हो गया। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, कुछ सेंटेंस में ऐसे वर्ब मिलेंगे जहां पर हमें प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन पेपर वाला जानबूझ के लगा के देगा। तो आपको ये समझदारी दिखानी है कि वहां कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है। ठीक है, तो बताएं दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, एक सेंटेंस में और लिख रहा हूँ, आप लोग बताइए ये सही है गलत है। हमने एक सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके सामने, देखिए जरा। द मिलिटेंट्स हैव attacked on the devotees when they were going to temple। और यहाँ से है बता दो, बस इतने लिखो। मैं चाहता हूँ इस सेंटेंस को देख लो एक बार आप लोग, और आप मुझे बताओ कि इसमें कुछ एरर है। अगर एरर है तो हाँ बता दीजिए, और नहीं एरर तो फिर हम आगे बढ़ाते हैं। अभी इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, जरा इसको पढ़ लो। कि द मिलिटेंट्स अटैक्ड ऑन द डिवोटीज व्हेन दे वर गोइंग टू टेम्पल, कि जब वो मंदिर जा रहे थे ना, तो डिवोटीज पर क्या किया कि मिलिटेंट्स ने अटैक कर दिया। तो बताओ जरा, सही है गलत है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, बताएं जल्दी जल्दी।
क्या लग रहा है भाई? देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो अटैक वाली वर्ब है ना, इसको देखो ध्यान से, अटैक किया। तो यार क्वेश्चन पूछिए कि व्हाट डिड मिलिटेंट अटैक्ड, व्हाट डिड मिलिटेंट अटैक। तो व्हाट का रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा, क्या अटैक किया। अच्छा, whom डिड द मिलिटेंट्स अटैक, तो आंसर आ जाएगा किसको अटैक किया है, डिवोटीज को अटैक किया है। इसका मतलब ये होगा अटैक वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट मिल गया आपको, अगर सीधा ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये ऑन हटा दो, सिर्फ लिखो द मिलिटेंट्स अटैक्ड द डिवोटीज व्हेन दे वर गोइंग टू टेम्पल। तो अब ये सेंटेंस सही हो गया। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पर प्रीपोजिशन का यूज सुपरफ्लूअस हो जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब हम जा रहे हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले ये प्रीपोजिशन समझने जा रहे हैं। आ जाइए आपके सामने नया प्रीपोजिशन है दोस्तों, एक है अक्रॉस और एक है थ्रू। कढी भी करायची, पराठे भी करायचे. हम्म. कधी म्हणे कधी म्हणे नए प्रीपोजिशन है दोस्तों, अक्रॉस म्हणे एंड थ्रू। सो मच. आता ती सोडून चलिए, तो अक्रॉस और थ्रू के बारे में हमें सीखना है दोस्तों, क्या मतलब होता है इनका, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो आप लोग इनके बारे में पहले भी कभी पढ़ा होगा, फिर भी मैं समझा देता हूँ। दोस्तों अक्रॉस जो यूज किया जाता है ना, हमें तब किया जाता है जब हम 2D स्ट्रक्चर वगैरह की बात कर रहे हो। 2D के लिए यूज करते हैं अक्रॉस, और 3D स्ट्रक्चर्स वगैरह जो होते हैं उसके लिए यूज करते हैं हम थ्रू यूज करते हैं। अब 2D और 3D क्या है मैं इसे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक पार्क है, सपोज ये कोई एक पार्क है, इस तरह से रेक्टेंगुलर एक पार्क है। कोई पर्सन इस तरह से इसको, यहाँ पे मान लीजिए कोई पर्सन है, और वो पर्सन क्या करता है, इस पार्क को चल के क्रॉस कर देता है इस तरह से, ऐसे। ठीक है, इस तरह से उसने क्रॉस कर दिया। तो जब वो इस तरह से क्रॉस कर रहा है, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ठीक है, ये इसका मतलब हो जाता है अक्रॉस का। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी बात, हम ट्रू का कब यूज करते हैं, बेसिक यूज बता रहा हूँ। 3D सेंस, 3D स्ट्रक्चर्स में, 3D स्ट्रक्चर्स मतलब इस तरह से, मान लीजिए कोई टनल है और कोई पर्सन इस टनल से होके गुजरता है, कोई पर्सन इस टनल में से होके गुजरता है, तो ऐसी सिचुएशन में यूज किया जाएगा दोस्तों थ्रू। जैसे सपोज ये पर्सन है, अभी ऐसे ही गए, इस टनल के अंदर चला गया और इस टनल से ये बंदा बाहर निकल आया। समझ में आ रही बात? अगर ये पर्सन टनल से अंदर जाके इस तरह से बाहर निकलेगा, ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं थ्रू। यहाँ क्या लगाया जाएगा, थ्रू, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर मतलब देखो, जो 2D होता है ना उसमें क्या क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होती है, और जो 3D स्ट्रक्चर होता है तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी इंक्लूडेड होती है। तो दोस्तों ये तो इसकी लेंथ हो गई, है ना, और ये इसका जो गोलाकार है ये इसकी ब्रेथ हो गई, और ये इसकी हाइट हो गई, ऊंचाई, ये इसकी हाइट हो जाएगी। सही है गलत है? तो जब तीनों चीजें मिल जाएगी ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो ऐसी सिचुएशन में यूज क्या करो, थ्रू। और जब सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर है, तब सॉरी एल और बी है सिर्फ, तो यूज किया करो आप अक्रॉस। ठीक है, तो ये 2D स्ट्रक्चर के लिए, 3D स्ट्रक्चर के लिए। तो बताइए, इतना बेसिक बात समझ में आ गई होगी सभी दोस्तों को, लिए दोस्तों को सिंपल सी बातें हो रही हैं। चलो अब हम दो तीन सेंटेंस करा के दिखाते हैं, आपको समझ जाओगे। आइए, जैसे हमने सेंटेंस लिखा, हिज हाउस इज सिचुएटेड डैश द रोड, so we have to we have to cross the road। फिर दूसरा सेंटेंस हमने लिखा,
चलो देखो जरा इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है आज क्लास में बच्चों, और इस वजह से क्लास बार बार बीच में इंटरप्ट हो रही है ना। एक सेंटेंस हमने लिखा, व्हेन हिज डॉग रन्स डैश द ग्रास, it is difficult to find it. एक सेंटेंस हमने और लिखा, the news of a veteran actor's death spreaded dash the country. ठीक है, फोर्थ सेंटेंस लिखा हमने, the old man reached the temple dash tunnel. चलिए, ये 4 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, एक्रॉस और थ्रू भरना है दोस्तों। मैं चाहता हूँ एक बार आप चेक करके दिखाओ, एक्रॉस और थ्रू फिलअप करो दोस्तों जल्दी से। प्रीपोजिशन एक्रॉस, प्रीपोजिशन थ्रू को फिलअप करो जल्दी से इनमें। चलिए, कर लिए होंगे आप लोगों ने। आइए, तो दोस्तों पहला सेंटेंस लिखा है कि हिज हाउस इज डैश सिचुएटेड, सॉरी, हिज हाउस इज सिचुएटेड डैश द रोड, सो वी हैव टू क्रॉस डैश द रोड, हैव टू क्रॉस द रोड, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। दूसरा सेंटेंस लिखा है कि व्हेन हिज डॉग रन्स डैश द ग्रास, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड इट। अब देखो एक बात समझना, मैंने आपको बोला था कि जब भी सिचुएशन ऐसी हो ना दोस्तों, जब भी सिचुएशन ऐसी हो कि मान लीजिए कोई रोड है और हम कह रहे, फिर करो,
मैं बोल देता हूँ क्लास में बात किया 6 बार कनेक्ट वो क्यों रहा है तो सर ये क्लास नहीं हो पा रही सर 5-6 बार कर गया कनेक्शन टूट टूट जा रहा बच्चे भी भाग भाग जाते बार बार 6-7 बार टूट गया हाँ आइए आप टेक्निकल प्रॉब्लम तो है वो बंदा इधर ही बैठा है लेकिन वो बंदा आवाज कर रहा ठीक क्या कर रहे हैं 5-6 बार हो गया बच्चे भी भाग गया यार हाँ रायपुर को जाओ आने दो अपन तो ठीक है ये वाईफाई का नहीं वो तो है तो दोस्तों मैं ये समझाना चाह रहा था बार बार ये कनेक्शन कट हो जा रहा है तो इस वजह से क्लास बहुत ज्यादा इंटरप्ट हो रही है ठीक है मैं ये अगर अब की बार क्लास हमारी इंटरप्ट होगी तो फिर हम कल ही क्लास पढ़ेंगे आज कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि उसमें रिदम टूट जाता है बार बार तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कोई पर्सन मान लीजिए यहाँ पर दो लोग खड़े हुए हैं आपस में और कोई कह रहा है कि इस पर्सन का ये जो ए है एक बी है हम कह रहे हैं जो ए है ना उसका हाउस रोड के इस तरफ है हमें क्रॉस करना पड़ेगा घर अगर हम ये बात बोल रहे हैं कि हमें रोड क्रॉस करना पड़ेगा इसका मतलब ये हुआ कि रोड के उस साइड होगा तो जब हम साइड की बात कर रहे होते हैं ना साइड के लिए तो साइड के लिए यूज किया जाता है अक्रॉस ठीक है तो जब साइड की बात हो रही होती है ना तो यूज किया जाता है अक्रॉस तो अगर अक्रॉस यूज किया जाता है तो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में तो हम ये कह रहे हैं ना कि हिज हाउस इज इज सिचुएटेड डैश द रोड सो वी हैव टू क्रॉस द रोड अब हमें क्रॉस करना पड़ रहा है तो इसका मतलब उस तरफ होगा तो अक्रॉस लिखना पड़ेगा अक्रॉस द रोड तो आप लिख लो यहाँ पर अक्रॉस द रोड दूसरा लिखा कि व्हेन इज डॉग रन्स डैश द ग्रास इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड इट अब इतने पार्ट से समझो आप ये क्या कह रहा है कि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको ढूंढना देखना मुश्किल हो जाता है जब उसका डॉग जो है ना ग्रास से गुजरता है अब समझ लो कि इसका मतलब ये होगा कि घास थोड़ी सी ऊंची होगी बड़े बड़े होगी अगर ऊंची होगी तो वो दिखेगा नहीं उसमें डॉग अगर दिखेगा नहीं तो ऐसी सिचुएशन में देखो कोई ग्रास फील्ड है ऐसे देखे तो ऐसे मान के चलो कोई ग्रास फील्ड है मान लीजिए खेत है ना एक ग्राउंड है इसमें घास उगी हुई है और उसमें एक डॉग है मान लीजिए ये डॉग है उसमें सपोज ठीक है ये डॉग है सपोज ऐसे बनेगा मेरे से है ना ये डॉग है और इस फील्ड में घूम रहा है अब मान लीजिए इस फील्ड में घास थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी हो ऐसे सपोज इस तरह से घास हो तो ऐसी सिचुएशन में वो घास थोड़ी बड़ी हो रही है तो देखो इसमें इसमें लेंथ और ब्रेथ तो थी साथ में ये घास की ऊंचाई भी मिल गई आपको हाइट भी मिल गई तो ऐसी सिचुएशन में अगर एच भी मिल गया ना तो तीनों डायमेंशन मिल गए जब तीनों डायमेंशन मिल गए तो ऐसी सिचुएशन में यूज क्या किया जाता है थ्रू तो ऐसे में यूज करना पड़ेगा थ्रू ठीक है तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग अब वो सेंटेंस हम ये बात कह रहे हैं कि जो अगर वो डॉग घास में नहीं घूम रहा होता ऐसे नॉर्मल या छोटी छोटी सी घास होती जिसमें वो विजिबल होता तो ऐसी सिचुएशन हम अक्रॉस यूज करते
लेकिन वो घास में छुप जा रहा, दिख नहीं रहा, इसका मतलब घास की हाइट भी है, हाइट भी मिल गई, लेंथ ब्रेथ भी मिल गई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या यूज करना चाहिए दोस्तों? थ्रू। अब ये सही हो गया। द न्यूज ऑफ अ वेटरन एक्टर्स डेथ स्प्रेड एट द कंट्री। अब कह रहे कोई बहुत ही वेटरन एक्टर था, जैसे अमरीश पुरी वगैरह हो गए, है ना, उनकी बात हो रही, जब उनकी डेथ की खबर आई तो पूरे देश में फैल गई, स्प्रेड हो गई पूरे देश में। तो दोस्तों एक्रॉस का मतलब होता है ऑल साइड, एक्रॉस का ये मतलब भी होता है, एक्रॉस का मतलब होता है कंप्लीटली, वन साइड टू अदर साइड, मतलब पूरा, मतलब क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर से तेलंगाना, क्या नाम बोलते हैं, केरला तक, हर जगह। ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, पूरे भारत में फैल गई खबर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या यूज किया जाता है? ऐसे में किया जाता है एक्रॉस, एक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश में फैल गई। ठीक है, इसमें एक गलती और है दोस्तों, ये जो स्प्रेडेड हमने लिखा है ना, जानबूझ के लिखा था, इसको स्प्रेड लिखना अकेला, क्योंकि स्प्रेड एक ऐसा वर्ब की फॉर्म होती है जिसकी फर्स्ट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यही होती है, इसमें ईडी वगैरह नहीं लगता है। तो वर्ब की कुछ ऐसी फॉर्म होती है जिनमें ईडी वगैरह लगता नहीं है, पेपर वाला जानबूझ के लगा के एरर क्रिएट करता है, कि सपोज प्रीपोजिशन तो सही लिख देगा लेकिन यहाँ ये गलत लिख देगा। तो ये ध्यान रखना आप लोग। द ओल्ड मैन रीच द टेम्पल डैश द टनल, टनल के थ्रू एक बंदा मंदिर पहुंचता है, टनल के थ्रू, तो क्या आएगा? थ्रू। मैं आपके लिए वो वर्ब लिखा देता हूं जिनमें ईडी नहीं लगता है, ध्यान रखना, मतलब उनकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही जैसी होती है। जैसे कि दोस्तों एक वर्ब होती है रीड, एक वर्ब होती है हर्ट, एक वर्ब होती है कास्ट, एक वर्ब होती है ओवरकास्ट, एक वर्ब होती है टेलीकास्ट, एक होती है ब्रॉडकास्ट, एक होती है पुट, एक होती है कट, एक होती है हिट, एक होती है स्प्रेड। ठीक है, चलो इतने याद आ रहे हैं मुझे। तो दोस्तों ये ऐसी वर्ब की फॉर्म होती है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, पेपर वाला एरर क्रिएट करवाने के लिए इनमें जानबूझ के इनमें ईडी लगा देता है, सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, जो कि गलत है, ध्यान रखना। इनकी फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यही होती है, इनमें ईडी बीडी कुछ मत लगाना दोस्तों, कभी भी ध्यान रखना इन बातों का। ठीक है, तो नोट करना चाहो तो कर लो। चलिए दोस्तों इनको नोट कर लेना आप लोग बाद में, ठीक है। चलिए अब आइए कुछ और क्वेश्चन पर। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, व्हेन आई वॉज buying some vegetables, I suddenly got dash my school friend। फिर हमने एक सेंटेंस और लिखा, दे वर गोइंग डैश roughest phase of their life।
एक सेंटेंस और लिखा, दोज पीसेस ऑफ वुड, दोज पीसेस ऑफ वुड streamed dash the water and reached another village। एक सेंटेंस और लिखा, some swimmers swam dash the river and won the prize। चलो बच्चों भर के दिखाओ इनमें जल्दी से। वही है, अक्रॉस और थ्रू भरना है आपको, फटाफट से करके दिखाओ। अक्रॉस और थ्रू भरना है आप लोगों को दोस्तों, फटाफट से करके दिखाइए। आंसर करें जल्दी जल्दी। आंसर करें दोस्तों फटाफट। चलिए ठीक है, अब मैं आंसर करवाता हूँ आपके लिए, ध्यान से समझिए। पहले सेंटेंस में लिखा है कि व्हेन आई वाज बाइंग सम वेजिटेबल्स आई सडनली गॉट डैश माय स्कूल फ्रेंड। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं सब्जी वगैरह खरीद रहा था ना, तो अचानक क्या हुआ कि मैं अपने स्कूल फ्रेंड से, क्या हुआ होगा, मिल गया, अचानक से टकरा गया, देख लिया, अरे भाई तुम कहाँ घूम रहे हो आजकल। तो दोस्तों अचानक मिलना, किसी पर्सन से अचानक मिलना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसके लिए हम दो तीन वर्ड यूज करते हैं। एक तो होता है कम अक्रॉस, एक होता है दोस्तों गेट अक्रॉस। ये जो दो वर्ड आपके सामने दिख रहे हैं ना, कम अक्रॉस और गेट अक्रॉस, इसका मतलब होता है किसी पर्सन से अचानक मिलना, इंटेंशनली नहीं मिलना, अचानक मिलना। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ऐसा कोई प्लानिंग करके मिले नहीं है, अचानक मिल गए हम लोग, मतलब कुछ और काम से कहीं गए थे, और वहां पे जब गए तो अचानक वो पर्सन भी टकरा गया जिससे हम मिलना भी नहीं चाहते, अचानक मिल गया हमारे लिए। तो वो अनएक्सपेक्टेड मीटिंग थी। ऐसी सिचुएशन में यूज किया जाता है या तो कम अक्रॉस या गेट अक्रॉस। ठीक है, पहली बात ये आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात और समझो आप। अब जैसे ये बात समझ में आ गई आपको कि व्हेन आई वाज बाइंग सम वेजिटेबल्स आई सडनली गॉट माय स्कूल फ्रेंड, इसका मतलब हो गया कि मैं अचानक उससे टकरा गया, वो मिल गया मुझे। तो यहाँ पर हमें यूज करना चाहिए था दोस्तों, अक्रॉस यूज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर यूज करें अक्रॉस। लेकिन एक छोटी सी गलती और है, ये जो सडनली वर्ड यूज कर लिया ना दोस्तों, ये सुपर फ्लॉस यूज हो गया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि क्योंकि दोस्तों ये जो वर्ड्स आपके सामने लिखे थे ना, मैंने अभी लिखाए थे थोड़ी देर पहले, वो वर्ड्स है ना, कहाँ लिखे, हटा दिए, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। क्योंकि दोस्तों जो वर्ड्स मैंने आपको लिखाए थे ना, ये कम अक्रॉस और गेट अक्रॉस, इन वर्ड्स का मीनिंग समझते हो क्या होता है? इन वर्ड का मीनिंग होता है टू, इनका मीनिंग होता है टू मीट somebody सडनली।
इनका मतलब ये होता है किसी से अचानक मिलना। तो जब सडनली उनके मीनिंग में ही ऑलरेडी है तो हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें इनको आप ध्यान रखना। तो व्हेन आई वाज बाइंग सम वेजिटेबल आई सडनली गलत हो गया, आई गॉट अक्रॉस माय स्कूल फ्रॉम अ फ्रेंड, अब सही हो गया। दूसरा है दे वर गोइंग डैश द रफेस्ट फेज ऑफ देयर लाइफ। तो अब देखो दोस्तों, यहां पर हम पता क्या यूज करेंगे, यहां पर हमें यूज करना चाहिए थ्रू। क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों जो गो थ्रू होता है ना, गो थ्रू का एक मीनिंग ये भी होता है एक्सपीरियंस करना। गो थ्रू का मतलब एक मीनिंग तो ये होता है टू एक्सपीरियंस समथिंग, और इसका एक मतलब होता है टू रीड केयरफुली। जैसे हमने बोला कि भाई इस पेपर को साइन करने से पहले पहले इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ लेना। तो प्लीज गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन बिफोर साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स। तो गो थ्रू का मतलब एक टू रीड केयरफुली भी होता है, गो थ्रू का मतलब टू एक्सपीरियंस भी होता है। तो दोस्तों ये हम यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि वो जिंदगी का सबसे रफ फेज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, दोज पीसेस ऑफ वुड स्ट्रीम्ड डैश द वाटर एंड रीच अनदर विलेज। कह रहे वो जो लकड़ी के टुकड़े हैं ना वो स्ट्रीम करके आए, बहते हुए पानी में बहते 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 आए हैं, और वो अनदर विलेज दूसरे गांव में पहुंच गए। जैसे तुमने वो मूवी देखी जो पुष्पा वाली, जब पुलिस ने उनको पकड़ लिया, पकड़ने वाले थे कुछ ऐसा था ना, तो उन्हें ट्रक का ट्रक वहां पर पानी में फेंक दिया था लकड़ियां, वो चंदन की लकड़ी थी है ना। तो वो पानी में बहते 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 दूसरी जगह पहुंच जाते थे, फिर वहां से वो उनकी क्या कहते हैं उस तरह से स्मगलिंग करते थे। आपको देखा होगा आपने मूवी। तो अब देखो, जब कोई चीज हम पानी में फेंक दें, देखो दो तरीके होते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना। एक तरीका तो ये है कि सपोज ये एक रिवर है, ये एक रिवर पानी बह रहा है इस तरह से। तो एक तरीका तो ये है कि कोई पर्सन इस नदी में बह मतलब इस नदी में क्या करे, कोई पर्सन तैर के निकल जाए। सपोज ये कोई पर्सन है सपोज, और ये तैर के निकल जाए या चल के निकल जाए। ठीक है। अरे पूरा सारी हट गया। मतलब या तो वो चल के निकल जाए इस तरह से, या तैर के निकल जाए। तो ऐसी सिचुएशन को तो हम कहते हैं एक्रॉस, समझ रहे हो? ऐसे जब निकलेगा तो इसको बोलते हैं एक्रॉस। ऐसे में तो उसने एक्रॉस कर लिया क्योंकि वन साइड टू अदर साइड हो गया। लेकिन अगर दोस्तों कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि कोई लकड़ी है, मान लीजिए कोई लकड़ी है इस तरह से, और हमने इसको पानी में फेंक दिया, अब ये क्या करेगी, पानी में ऐसे ट्रेवल करेगी, ऐसे बहते 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 ऐसे जा रही है। यानी ये खुद नहीं चल रही है, ये पानी के फ्लो के साथ जा रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो वहां पर यूज किया स्ट्रीम थ्रू। बात समझ गए ना? वो पानी के बहाव में बह रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें थ्रू यूज करना चाहिए। तो दो पीसेस ऑफ वुड स्ट्रीम्ड थ्रू यूज करो। The water and reached another village. Some swimmers swam dash the river and won the prize. अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्विमर्स थे ना, उन्होंने स्वयं किया, मतलब स्विम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो उन्होंने उस नदी को स्विम करके क्रॉस कर लिया होगा, और इसीलिए उनको प्राइज मिल गया। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अक्रॉस। बात समझ में आई दोस्तों? अब जल्दी जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? प्रदन्या के ही जवाब आते हैं और किसी का जवाब ही नहीं आ रहा। बेटा जवाब दिया करो सभी लोग। चलो वेरी गुड। तो ये बहुत बढ़िया है, ये कॉन्सेप्ट था अक्रॉस और थ्रू के बारे में, आपको समझ में आया होगा बच्चों, है ना?
दोस्तों एक छोटा सा प्रीपोजिशन और पढ़ा देता हूँ आज की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास काफी डिस्टर्ब हुई है हमारी। एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। इनके बारे में होगा आप लोगों ने, तो मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों देखने में एक जैसे लगते हैं और बच्चे इससे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप इनको कैसे समझना है समझा देता हूँ। ये जो बिसाइड है ना, इसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ समथिंग। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ समथिंग। बिसाइड्स का क्या मतलब होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है दोस्तों एक्स्ट्रा या इन एडिशन टू। मतलब के अतिरिक्त इसका मतलब होता है हिंदी में। अब इनमें कंफ्यूजन रहती है, कई बार हम समझ नहीं पाते कि ये बिसाइड कौन सा है और वो कौन सा है। तो देखो सिंपल तरीके से समझना, देखिए बिसाइड की नॉर्मल स्पेलिंग क्या होती है? बिसाइड की नॉर्मल स्पेलिंग होती है बिसाइड की ये BESID, ठीक है। और इसमें हम एस को हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लगा देते हैं। एस को हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो जब भी एस लगा मिले तो समझना कि एस एक्स्ट्रा लगा हुआ है, एक्स्ट्रा इसका मीनिंग है। और एस नहीं लगाया तो उसका मतलब होगा बाय द साइड ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज के बगल में। नियर भी कह सकते हैं, बाय कह सकते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो जब भी हमें ये कहना हो कि बाय द साइड ऑफ समथिंग, तो यूज करिए बिसाइड। और हमें एक्स्ट्रा का मीनिंग देना है तब हम यूज करेंगे, या इन एडिशन टू का मीनिंग देना है तो हम यूज करते हैं बिसाइड्स। चलो मैं आपको एक दो सेंटेंस से समझाता हूँ, आइए। अमन हैज 2 flats beside one duplex, नहीं duplex छोड़ो, कुछ और, one bungalow हमने एक सेंटेंस लिखा, the boy who was sitting besides Aman is very rich। थर्ड सेंटेंस हमने लिखा, they were waiting for their turn, they were standing, ऐसे लोग, they were standing besides a tree and waiting for the bus। चलो बड़ा इजी था ये, बिसाइड और बिसाइड्स अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए जब हमें ये बोलना है बाय द साइड ऑफ समथिंग, बिसाइड यूज करो। एक्स्ट्रा बोलना है तो बिसाइड्स यूज करो। अमन हैज 2 फ्लैट्स बिसाइड 1 बंगलो। अब हम कह रहे हैं उसके पास 2 फ्लैट हैं और एक बंगलो है। तो ये कहना चाह रहा है कि 2 फ्लैट के अलावा बंगलो भी है, यानी कि एक्स्ट्रा में इन एडिशन टू है। तो इन एडिशन टू है तो बिसाइड्स यूज करो। द बॉय हु वाज सिटिंग बिसाइड अमन इज वेरी रिच। अरे यार यहाँ पर इज लिखना है इधर। द बॉय हु इज सिटिंग बिसाइड अमन इज वेरी रिच। तो दोस्तों यहाँ पर सिटिंग की बात हो रही, बैठने की बात हो रही। तो कोई पर्सन बैठा होगा तो किसी के बगल में बैठा होगा, बगल में बैठा होगा तो फिर बिसाइड यूज करो, ठीक है। दे वर स्टैंडिंग बिसाइड्स अ ट्री एंड वेटिंग फॉर द बस। कह रहे एक पेड़ के पास में खड़े हैं, उसके बगल में खड़े हैं और बस का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर से भी ऐसा हटा दो, सिर्फ बिसाइड लिखो।
ठीक है, तो ये दोस्तों बड़ा ही इजी थे, आपको समझ में आ गए होंगे। क्लास काफी इंटरप्ट हुई है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुई है आप लोगों को, और कंटेंट थोड़ा सा कम हो पाया है। कल की क्लास हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और विदाउट एनी इंटरप्शन हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग रिवीजन करिए, और किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप अपने कमेंट में लिखिए, हम अगली क्लास में उसको शॉर्ट आउट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास में यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।